पहले मैंने आप लोगों को एक वीडियो भेजा था जिसमें व्याकरण का पहला पाठ भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में बताया गया। अब तक आप लोगों ने भाषा, लिपि और व्याकरण इस पाठ के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया होगा। ठीक है, एक बार फिर से हम व्याकरण का पाठ एक भाषा, लिपि और व्याकरण समझ लेते हैं। भाषा, भाषा का अर्थ है बोल कर कहना। जैसे कि मैं अभी आप लोगों को बोलकर इस पाठ के बारे में बता रही हूँ। जैसे बस में कंडक्टर सीटी बजाता है, दरवाज़ा खटखटाता है या हाथ से इशारे करता है। जैसे मोहन ने नाटक में अभिनय किया तो उसे श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। इस तरीके से हमने देखा कि बस में कंडक्टर ने सीटी बजाई, दरवाज़ा खटखटाया, हाथ से इशारे किया, ये सब भी भाषा का एक रूप है। और मैं बोलकर आप लोगों को भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ा रही हूँ, ये भी भाषा का एक रूप है। ठीक है, तो अब इस तरीके से आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि भाषा वह माध्यम है या वो साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करते हैं तथा दूसरे के भावों और विचारों को जानते अथवा समझते हैं। भाषा के मुख्य रूप दो होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा जैसे अभी हम आपको बोलकर पढ़ा रहे हैं तो ये भाषा का मौखिक रूप है, अर्थात भाषा का वह रूप जिसमें विचारों, भावों और इच्छाओं को बोलकर प्रकट किया जाता है, मौखिक रूप कहलाता है। लिखित रूप, अब जब हम आपको व्याकरण, भाषा और लिपि पाठ के बारे में बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसके बाद में आप लोगों को हम गृह कार्य देंगे, उसको आप लिखकर करेंगे ना। तो एक तरीके से लिखित भाषा, भाषा का वो रूप है जिसमें हम अपने मन के भावों और विचारों और इच्छाओं को लिख कर प्रकट करते हैं। और अभी मैंने पहले आप लोग को उदाहरण दिए थे, जैसे कि दरवाज़ा खटखटाना, हाथ से इशारे करना, ये सब भाषा के तीसरे रूप की तरफ संकेत करते हैं, अर्थात सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा के अंतर्गत हम अपने भावों और विचारों को संकेत द्वारा प्रकट करते हैं। लेकिन भाषा का ये रूप जो है वो ज़्यादा मान्य नहीं है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, मानव समाज में रहते हैं और मानव समाज में हर जगह सांकेतिक भाषा द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट नहीं कर सकते। इसलिए भाषा के मुख्य रूप दो होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। सांकेतिक भाषा का प्रयोग कहीं कहीं पर हम लोग करते हैं, जैसे कि यातायात के नियमों में या सेना वगैरह में कभी कभी सांकेतिक भाषा वगैरह का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा भी भाषा के अनेक रूप होते हैं, जैसे मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा अथवा बोली। मातृभाषा, जिस भाषा को बच्चा अपने परिवार में सीखता है, अपनी माँ से सीखता है, अथवा जिस भाषा में वो पहल समझना शुरू करता है, अपने मन के भावों और विचारों, इच्छाओं को प्रकट करना सीखता है, अर्थात जो भाषा वो अपने परिवार में सीखता है, अपनी माँ से सीखता है, वो भाषा मातृभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा, किसी एक पूरे राष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। राजभाषा, राजभाषा वो भाषा होती है जिसके अंतर्गत सरकारी कामकाज होते हैं, अर्थात वो प्रशासनिक भाषा जिसमें
सरकार के कामकाज होते हैं अथवा राज्य के कार्य होते हैं। ठीक है। फिर जो हमारी राष्ट्रभाषा, आप लोग को पता है ना, हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता मिली गई है, और जो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है ना, ये विश्व की दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा को हम एक तरीके से संपर्क भाषा भी कह सकते हैं। संपर्क भाषा क्या होती है? संपर्क भाषा वो होती है जिसके माध्यम से हम अन्य लोगों से संपर्क बढ़ाते हैं, अर्थात मेलजोल बढ़ाते हैं। राजभाषा के बारे में भी मैंने बताया कि राजकाज की भाषा या सरकारी कामकाज की भाषा राजभाषा कहलाती है, और हमारे भारत की राजभाषा हिंदी है। इसके अलावा हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, दिल्ली, इनकी सबकी राजभाषा भी हिंदी है। और 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है। फिर भाषा का एक रूप है बोली। बोली वह होती है जो एक सीमित क्षेत्र में, मतलब एक निश्चित क्षेत्र, सीमित क्षेत्र जो होता है उसमें प्रयोग की जाती है, अर्थात जो स्थानीय बोलचाल की भाषा होती है। जैसे अगर हम लोग इधर चले जाएं, अवध, अयोध्या साइड, तो वहाँ पर ज़्यादातर अवधी बोली जाती है, तो अवधी वहाँ की बोली हो गई। मथुरा वगैरह की तरफ निकल जाएं तो वहाँ पर जो है खड़ी बोली, इस तरीके से जो सीमित क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में जो प्रयोग की जाती है भाषा, उसको हम बोली कहते हैं। जो बोली है उसका लिखित रूप नहीं होता, इसलिए सरकारी कामकाज में बोलियों को मान्यता प्राप्त नहीं है, क्योंकि बोली में हम सरकारी कामकाज नहीं कर सकते। सरकारी कामकाज के लिए मानक भाषा का होना जरूरी है। बोलियों के उदाहरण अभी मैंने आप लोग को बताए, जैसे अवधी, भोजपुरी, मारवाड़ी, हरियाणवी, गढ़वाली। अच्छा, साहित्य। साहित्य किसी भी भाषा में जो ज्ञान हम संचित करते हैं, जो अपना ज्ञान इकट्ठा करते हैं, उसको हम साहित्य कहते हैं। साहित्य की रचना ज़्यादातर मानक भाषा में ही होती है। साहित्य की रचना गद्य और पद्य दोनों में होती है। कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, एकांकी, ये सब जो है गद्य की विधा है। लिपि। भाषा की ध्वनियों को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? लिपि। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी, और इसे नागरी लिपि भी कहते हैं। इसी तरीके से अन्य भाषाओं की भी लिपियां हैं अपनी अपनी, जैसे कि पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है, बांग्ला भाषा की बंगाली है, अंग्रेजी भाषा की रोमन है, उर्दू भाषा की फारसी है, हिंदी और संस्कृत दोनों की लिपि देवनागरी है, गुजराती भाषा की लिपि गुजराती है, नेपाली भाषा की लिपि नेपाली है। ठीक है। अब आ जाते हैं व्याकरण पर। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा के शुद्ध रूप और उसके प्रयोग का ज्ञान होता है, उसे व्याकरण कहते हैं। अब इसको उदाहरण से समझा जा सकता है, जैसे 5 आदमी उधर जा रही थी, ये क्या शुद्ध रूप है? नहीं। 5 आदमी उधर जा रहे थे। 3 लड़कियां खाना बना रहे हैं, ये क्या शुद्ध रूप है? नहीं। शुद्ध रूप है इसका 3 लड़कियां खाना बना रही हैं। व्याकरण के विभाग, अंग, अर्थात व्याकरण के रूप या प्रकार।
व्याकरण के 4 विभाग होते हैं। कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्णों के बारे में विचार करते हैं, अर्थात अक्षरों के बारे में, जैसे कि का, खा, गा आदि। ठीक है। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्ण क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण वह छोटी ध्वनि है किसी भी भाषा की, वह छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। समझ में आया? जैसे क, च, त, प, अ आदि। ठीक है। फिर है शब्द विचार। इसके अंतर्गत हम शब्दों के बारे में जानते हैं कि शब्द कैसे बनते हैं। जैसे वर्णों के मेल से बने सार्थक और स्वतंत्र समूहों को शब्द कहते हैं। अर्थात वर्णों के मेल से जो शब्द बनेंगे या अक्षरों के मेल से जो शब्द बनेंगे वो सार्थक होने आवश्यक हैं। जैसे क, म, ल, कमल, घ, र, घर आदि। ठीक है। पद विचार में हम वाक्य आदि के बारे में जानते हैं कि वाक्य वगैरह कैसे बनते हैं। जैसे सीमा गाना गाती है। वाक्य विचार के अंतर्गत हमारे जो मन के भाव और इच्छाएं या विचार जो भी होते हैं वो पूरे तरीके से प्रकट होते हैं। मतलब एक तरीके का पूरा अर्थ प्रकट करने वाला जो समूह होता है वो वाक्य कहलाता है। ठीक है। तो भाषा पाठ अब आप लोगों को इस ऑडियो द्वारा अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस ऑडियो को ध्यान से सुनिए।